Dear students, welcome back. Yes, returning back to CUET PG on Hugh's request and demand. मेरे सभी स्टूडेंट की जो CUET PG 2024 की प्रिपेयर कर रहे हैं कि सर इसके PYQA को भी लेकर के आइए। वैसे तो ये सीरीज मैंने पिछले साल भी चलाई थी, लेकिन उस समय में 2023 का पेपर नहीं था। तो अब हमारे पास में एक्चुअली 4 ईयर के पेपर हैं जो रियल पेपर हैं CUET PG की 2023, 22, 21 एंड 20। तो उसमें से 3 जो लेटेस्ट ईयर हैं 23, 22 और 21, उसके थीम वाइज पेपर को लेकर के, थीम वाइज क्वेश्चन को लेकर के ये वीडियो सीरीज आज मैं शुरू कर रहा हूं। ऑफ कोर्स फर्स्ट वीडियो पॉलिटिकल थ्योरी की है, उसके बाद पॉलिटिकल थॉट एंड फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन। और ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं इसमें कि ये सभी इंट्रेंस एग्जाम, इवन यूजीसी नेट के लिए भी उतना ही उपयोगी है। सो लेट अस बिगिन। CUET PG 2024 थीम वाइज पास्ट 3 इयर्स पेपर एनालिसिस 2023, 22, 21 पॉलिटिकल थ्योरी थीम। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, ये आपको बताना मेरा कर्तव्य है और आपका जानना अधिकार है कि यदि आप CUET PG 24 टेकअप कर रहे हैं जो कि 20 मार्च को है, मुझे बताया गया है, तो अभी काफी दिन है, 20 मोर देन 20 डेज, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। और यदि आप इसको एक बेहतर ढंग से इसकी प्रिपेयर लास्ट मोमेंट में करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी आपके लिए हो सकती है कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। इसमें क्या मिलता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो चीजें यहाँ लिखी है वो आप वहाँ अवेल कर सकते हैं एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं विथ योर नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर। प्लीज ये जरूर दीजिए और केवल इसी मेल आईडी पे दीजिए, दूसरे किसी पे नहीं, paulsciencehelp@gmail.com। और यदि आप किसी एग्जाम गाइड या रिसोर्सेज की खोज कर रहे हैं और अभी तक आपको पता नहीं है, तो आप एक बहुत ही वंडरफुल रिसोर्स से वंचित हैं। और वो ये 3 बुक हैं जो CUET PG ही नहीं बल्कि किसी भी PG एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको हेल्प कर सकती है, चाहे जामिया हो, चाहे AMU हो, चाहे वो CPET उड़ीसा हो या असम की हो, कोई भी यूनिवर्सिटी की हो। ये 3 बुक यहाँ पे मैंने दिया है। इन सब की यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जाएगी। सभी अमेजन पे किंडल वर्जन में नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। जैसा मैंने कहा कि 3 साल के पेपर हैं, तो सबसे पहले CUET PG 2023 के क्वेश्चन को देखिए। 10 क्वेश्चन कैसे हैं। एक बात मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको ये पेपर देख के एक एहसास होगा कि 23 पॉलिटिकल थ्योरी वाज प्रेटी टफ और 22 जो है वो अचानक थोड़ा, उससे थोड़ा ही नहीं काफी ज्यादा आसान हो जाता है और 21 भी आपको आसान ही दिखता है। इसका इसका कारण जो भी रहा हो, मुझे ये फील होता है कि NTA अभी भी CUET के लेवल को एडजस्ट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये होता है जब नई नई एग्जाम होती है। तो आपको इस बार यदि आप कहें कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से वो थोड़े मॉडरेशन में जाएंगे, वो उस तरह का नहीं पूछेंगे जैसा उन्होंने 23 में पूछा है, थोड़े उससे हल्के 22 लेवल के शायद, मेरी ये गेस है, पूछेंगे, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन पूछने से कोई फायदा नहीं होता। आपको पता है कि पिछली बार कट ऑफ कितना लो गया था, मतलब ये हालत थी कि 200 नंबर तक जो है नहीं मिल पाए थे JNU में जाने के लिए, जबकि 2022 में 240 के ऊपर तक चला गया था, 210 के आसपास में हो गया था। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे तो कट ऑफ बहुत नीचे चला जाता है, उससे कोई बहुत अच्छी फीलिंग स्टूडेंट में आती नहीं है। तो चलिए विद दिस एक डिस्क्लेमर इसको देखते हैं, ये टफ क्वेश्चन पेपर को। 23 फर्स्ट क्वेश्चन जो है गिल्ड सोशलिज्म पे है। यहां पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप कई क्वेश्चन को कॉमन सेंस से आपको टैकल करना होगा, आपको ब्रूट नॉलेज से नहीं कि ये सही है वो गलत है। जो ट्रिक होती है ना कि ये जरूर डेफिनेटली ये ऑप्शन गलत है, या जैसे ये क्वेश्चन में आपको जस्ट गिल्ड सोशलिज्म, यदि आपने थोड़ी भी ठीक से पढ़ाई की है तो गिल्ड सोशलिज्म क्या था, एक तरह का इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थी कि सभी वर्कर जो है वो इक्वल हैं, उनको जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए एंड ऑल, इस टाइप की बातें जो है इंग्लैंड में गिल्ड सोशलिज्म ने की थी। इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे GDH कोल थे, और इसके बारे में जो है यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। तो जब आप यहाँ देखते हैं कि एडवोकेट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, और इसका इसका कंपटीशन किससे होता है,
टेरिटोरियल डेमोक्रेसी। अब गिल्ड का मतलब ही होता है कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कास्ट गिल्ड पहले होती थी, जो प्रोफेशन की गिल्ड। तो टेरिटोरियल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? एडवोकेट कम्युनिटी ऑफ फीलिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये ठीक है थोड़ा बहुत है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी उससे बहुत अच्छा है। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम टेरेनीज का कोई मतलब नहीं। तो कॉमन सेंस से आप इसको ट्रिक मतलब टैकल कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? यूटिलिटेरियनिज्म आपको पता है, इसका सीधा मतलब ये होता है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो हेडोनिज्म पे बेस्ड है, कि मतलब यदि किसी भी एक्शन से, किसी डिसीजन से, किसी पॉलिसी से यदि अधिक लोगों को हैप्पीनेस मिल रहा है और उसके कंपैरिजन में कम लोगों को पेन मिल रहा है, तो वो पॉलिसी, वो एक्शन, वो डिसीजन मोरल है, इथिकल। ये यूटिलिटेरियनिज्म है। तो इसमें यदि आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे काफी चीजें लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर तो होगा ही। गवर्नमेंट इज ए नेसेसरी इविल, इसको चलिए, यदि आप कंफ्यूज भी हैं तो आगे बढ़िए। स्टेट इज ए नेचुरल नेसेसिटी। अभी इन दोनों को यदि आप देखेंगे तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो ये होगा या ये होगा। मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर सेम बातें कहता है जो यहाँ लिखी गई है। इन दोनों में यदि आपको थोड़ा भी पता है यूटिलिटेरियनिज्म का, तो आपको पता है कि वो स्टेट को अलाउ करते हैं सोशियो इकोनॉमिक मैटर में इंटरवीन करने को, जिससे कि ओवरऑल हैप्पीनेस सोसाइटी का बढ़ाया जा सके। इसलिए वो कभी भी स्टेट को जो है नेसेसरी इविल नहीं मानेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म की तरह, इसीलिए वो स्टेट को नेचुरल नेसेसिटी मानेंगे। तो यूटिलिटेरियनिज्म में ये नहीं हो सकता है। अब यहां पे देखिए, आके आपको थोड़ी सी और कठिनाई होने लगेगी। इसमें आप प्राइमोर्डियलिज्म, मतलब प्राइमोर्डियल टाई क्या होता है? जो आपके बर्थ से आता है, जो आपके खून का रिश्ता होता है, जो रेस है, इथनिक टाइज हैं, कीन हैं, ये चीजें जो है कास्ट, प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी है। और पेरेनियल क्या होता है? जो रिलेटेड टू रिलीजियन है, जो मतलब शाश्वत सत्य है, पेरेनियल। पेरेनियल रिवर भी हम कहते हैं। तो लेकिन इन सब आपको पता नहीं होगा ना, तो आप एंड्रियन हेस्टिंग को जानते होंगे, ना वॉकर कोनोर को, जबकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है। मैंने यहाँ पे सबके बारे में दिया है, क्या है प्राइमोर्डियलिज्म, ये सब नेशनलिज्म की थ्योरी है। पेरेनियलिज्म जो रिलीजन के बेसिस पे नेशनलिटी को देखती है। प्राइमोर्डियलिज्म जो है इथनिक या जो प्राइमोर्डियल टाइज होते हैं उसके बेसिस पे नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आप सीधा क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इथनो सिंबलिज्म जो है ये कई जगह बिखरा हुआ है, कि एंथनी ड स्मिथ जो है उनकी ये थेसिस है, और यदि बी को 3 से आप मैच करेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन है और ये क्रैक हो जाता है। तो मतलब आपको और कुछ ज्यादा जानना ही नहीं है। मॉडर्निज्म भी जो है, अर्नेस्ट गेलनर को यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा है या आपने एमसीक्यू देखा है, तो आपको पता है कि इनका थॉट ये है कि मॉडर्न काल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हुआ, उसके चलते नेशन आया, नेशनलिज्म आया और फिर नेशन आया। तो मॉडर्निज्म जो है इनकी कॉन्सेप्ट है। तो डी का 1, तो डी के 1 से तो खैर ज़्यादा आपका नहीं होता क्योंकि 50-50 है, लेकिन बी के 3 से हो जाता है। तो बाकी आप यहाँ पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा सबके बारे में जो यहाँ दी गई। हो सकता है आगे आपको इससे और क्वेश्चन आए। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज, यदि आपने इकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता है कि रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी डीप इकोलॉजी नहीं हो सकती, क्योंकि डीप इकोलॉजी में तो इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम को एकदम सेंटर में रखा जाता है। बायोसेंट्रिज्म, ह्यूमन जो है कोई अलग नहीं है, ऊपर नहीं है किसी और लाइफ फॉर्म से, सब बराबर है, इस टाइप की बात। और कुछ भी हम करें तो इकोलॉजी को सेंटर में रख के सोचना है। सोशल इकोलॉजी जो है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? ये मरी बुकचिन जो है उनका एक थॉट है कि जो इकोलॉजी जो है और जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल इश्यूज या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है इंडिविजुअल का नहीं किया हुआ है, बल्कि ये जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, सोसाइटल सोशल स्ट्रक्चर है, हिरार्कीज हैं, और जो हमने सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बना रखा है सोसाइटी में, उसका प्रतिफल है। जैसे मान लीजिए कि कास्ट सिस्टम है, या हमारा जो है कि वेल्थ के पीछे लोग भागते हैं, इस टाइप की थॉट है, वो हमें इकोलॉजी को हार्म करती है, इन्वायरमेंट को हार्म करती है, लाइक दिस। तो ये भी नहीं होगा। तो ये एक ही बच जाता है, लैंड इथिक तो चलिए ये तो ऐसे ही है। ह्यूमनिस्ट और शैलो इकोलॉजी, देखिए ये सबसे बड़ा भी टर्म है। और ये शैलो इकोलॉजी का मतलब ही ये होता है कि ह्यूमन को सेंटर में रख के, ह्यूमनिस्ट है, मतलब आप एंथ्रोपोसेंट्रिक कह सकते हैं। शैलो इकोलॉजी है, मतलब ठीक है इकोलॉजी का बचाव करो लेकिन डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप की बात है। तो वही जो है रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी है।
एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी राहत देगा इस तरह के टफ क्वेश्चन में, जो आप अपना ब्रेन सेल यदि ठंडा रखे हुए हैं तो, क्योंकि यहाँ पे एथेनियन डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, एथेनियन टाइप, और हम सबको पता है कि एथेंस की डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है एंशिएंट ग्रीस में, तो ये तो आसान हो जाता है। Given below two statement, statement one, popular democracy is form of indirect democracy। यहाँ कंफ्यूज आप यूजली कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलर डेमोक्रेसी जो है आपको जानना चाहिए कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। और इट प्री सपोजेज, इट का मतलब पॉपुलर डेमोक्रेसी, इट प्री सपोजेज फैक्शनल और सेक्शनल डिवीजन, मतलब सोसाइटी इस तरह से बटा होता है फैक्शन में या सेक्शन में, क्यों, इसका कोई लॉजिक नहीं, ये सब क्रूड स्टेटमेंट है, तो इसको भी आप गलत कर सकते हैं। तो ये भी कॉमन सेंस से सेकंड वाले को आप गलत कर सकते हैं, और फर्स्ट तो आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। वैसे पॉपुलर डेमोक्रेसी तो आप कह भी सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होगा। वैसे यदि देखा जाए तो इवन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसको लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी पॉपुलर डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है। तो ये कहना स्ट्रिक्टली कि पॉपुलर डेमोक्रेसी जो है केवल इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन ज्यादा आप इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ही इसको जोड़ सकते हैं। अब अगेन आपको एक बाउंसर मिलेगा, जस्टिस एज रिक्विटल। अब ये सब जो है बहुत लीगल टर्म है, यदि कोई लॉयर से पूछेंगे तो बोलेगा जस्टिस एज रिक्विटल का मतलब होता है टीट फॉर टैट, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, मतलब फेयर एक्सचेंज। किसी ने चोरी की जितने से 500 रुपया, तो 500 रुपया लौटा दो, किसी ने हत्या की तो उसको फांसी पे चढ़ा दो, लाइक दिस। मतलब कि रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कह लीजिए, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस वेयर पनिशमेंट इज ए फॉर्म ऑफ रिट्रीब्यूशन और रीपेमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जो आपने किया उसका चुकाना होगा। तो लेकिन ये इतना लीगल है, मतलब डेफिनेटली ये सब टफ है, और आपको परेशान करने के लिए ही ये सब क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक भी जो है फेयरली टफ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। अब ये आइए, यदि आपने डेमोक्रेटाइजेशन में सैमुअल हंटिंगटन की जो इस थेसिस को पढ़ा है, जो थर्ड वेव उन्होंने लिखा था, डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन खासा आसान लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है, जो 1828 से 1926 के बीच में करीब यूरोप में हुआ था। जनरली यूरोप के कंट्री जो हैं वहाँ पे राजा राजशाही ये सब हट करके या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या डेमोक्रेसी आई थी। ये वेव जो है पलट जाता है। हंटिंगटन जो है हर वेव के बाद, वो 3 वेव की बात करते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, मैंने यहाँ पे तीनों वेव दिया है, और हर बार जो है रिवर्स फर्स्ट वेव, रिवर्स सेकंड वेव की भी बात करते हैं। तो फर्स्ट वेव का जो रिवर्स होता है, रिक्वाइल करता है, मतलब फिर से जो है डेमोक्रेसी के बजाय जो है ऑटोक्रेटिक या फासिस्ट उस टाइम में रूल हो गई थी, तो कई कंट्री जो यूरोप के 22 से 42 के बीच में, लाइक जर्मनी और इटली, वो रिवर्स हो गए थे, डेमोक्रेसी से बैक चले गए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ये भी और ये भी। लास्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ ग्रीन आइडियोलॉजी। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इकोलॉजी पे है, और ये भी कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं यदि आपको थोड़ी बहुत आपने इकोलॉजी पढ़ी हुई है। तो ग्रीन आइडियोलॉजी, आप देखिए कि होलिज्म जो है, होलिज्म क्या है कि एक इकोसिस्टम को एज ए होल देखो, उसके पार्ट नहीं, उसके इंटरकनेक्टेड जो पार्ट है उससे बड़ा है, मतलब होल इज मोर देन द पार्ट। और ओवरऑल हमें देखना चाहिए कि इकोसिस्टम में कैसे इंटरकनेक्टेडनेस है, डिफरेंट जीव जंतु जो उसके एबायोटिक कंपोनेंट है, और वो सब मिल करके कैसे एक बैलेंस बनाते हैं, इस टाइप की चीजें, मतलब होलिस्टिक एक व्यू लेना। इकोलॉजी तो उससे जुड़ा हुआ है ही, सस्टेनेबल जुड़ा हुआ है। तो 3 जब जुड़ा हुआ है, फ्रॉम बीइंग टू हैविंग, ये आपको एक और टर्म दिखेगा, और यही जो है और टर्म नहीं है ग्रीन आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि 10 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए, और आपको सब देख के लगा होगा कि यार ये तो बहुत टफ है। यस, बहुत टफ है। इसमें यदि आप 5 भी ले आते हैं तो ठीक है, क्योंकि कट ऑफ कितना लो गया है आप देख सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं 2022 में, जहां आपको अचानक से लेवल जो है डाउन दिखेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ क्वेश्चन भी ज्यादा है, मुझे लगता है 12 या 13 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2022 का पहला जो पॉलिटिकल थ्योरी में मैं खोज पाया हूं वो है सम नेशंस लैक स्टेट। कौन बोलेगा नहीं, ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है। फिलिस्तीन एक नेशन है, लेकिन क्या उसका स्टेट है? नहीं है उसके पास में स्टेट। तो ये सही है। सम स्टेट्स लैक नेशनल आइडेंटिटी, ये भी हो सकता है। सम स्टेट्स लैक नेशनल आइडेंटिटी, मतलब कि स्टेट जो है, स्टेट तो है, लेकिन उसका क्या नेशनल आइडेंटिटी, लाइक यूएसएसआर एक स्टेट था,
लेकिन उसकी नेशनल आइडेंटिटी क्या थी, बहुत डिफिकल्ट है कहना। इवन यूगोस्लाविया का नेशनल आइडेंटिटी क्या थी, हो सकता है। सम नेशंस ऑक्युपाई मोर देन वन स्टेट। कर्ड, हम लोग जानते हैं कर्ड पीपुल, कर्डिस्तान ऐसे कुछ तो स्टेट है नहीं, कुर्द भी कहते हैं उसको, कुर्द या कर्ड पीपल जो हैं वो ईरान, इराक, टर्की, सीरिया इन सब में फैले हुए हैं। तो ऐसा हो ही सकता है कि सम नेशन, नेशन मतलब पीपल जो एक जैसे सोचते हैं, खाते हैं, कल्चर, रिलीजन या लैंग्वेज सेम है, उसको यदि हम नेशन बोले पीपल को जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं, तो अपने को पा सकते हैं कि बहुत सारे वो स्टेट में फैले हुए। इवन फिलिस्तीन पीपल देखिए तो कहाँ कहाँ भी फैले हुए हैं। सम स्टेट कंटेन मोर देन वन नेशन। कौन भूल सकता है यूएसएसआर को जो मल्टीनेशनल था, यूगोस्लाविया को, चेकोस्लोवाकिया को, ये सब सब जो है मल्टीनेशनल स्टेट माना जाता है, इसमें एक से अधिक नेशन पाए जा सकते हैं। तो ये सभी होगा। स्टेटमेंट 1 देखिए, द मल्टीकल्चरलिज्म, थिन मल्टीकल्चरलिज्म। देखिए थिन और थिक का डियर स्टूडेंट मैंने कई बार बताया भी है, इसका मतलब ये होता है कि थिन मल्टीकल्चरलिज्म मतलब मल्टीकल्चरल जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत थोड़ा सा टच कीजिए, बहुत दूर तक मत ले जाइए। और थिक मतलब है कि हम काफी डीप यदि उसको हम अंदर घुस जाएं मल्टीकल्चरलिज्म में। तो थिन मल्टीकल्चरलिज्म व्यूज सम कल्चरल डिफरेंस एज अकरिंग बिटवीन लिबरल्स एंड नॉन लिबरल्स। इनफैक्ट ये उल्टा है, ये थिक है। तो ये यहां जाएगा क्योंकि लिबरल और नॉन लिबरल यदि एक ही जगह रह रहे हैं दो इस टाइप के लोग, तो बिल्कुल जो है थिक मल्टीकल्चरलिज्म आपको मतलब डीप डाइवर्सिटी है। और थिन मल्टीकल्चरलिज्म यहां आ जाएगा, views all cultural difference as disagreement between groups that already agree on liberal value। मतलब लिबरल के बीच में ही थोड़ी बहुत जो डिसएग्रीमेंट होती है इकोनॉमिक मैटर पे, पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, कंट्री का विकास कैसे होना चाहिए, ये जो है थिन मल्टीकल्चरलिज्म है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं माओ जेदांग के जिन्होंने कि एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन की बात की थी। उनका कहना था कि जो नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन है, खिंचाव है, वो जो है आपको लेबर और पीजेंट के बीच में हो सकता है, वर्कर और पीजेंट। लेकिन जो कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास या कैपिटलिस्ट या जो पीजेंट है उनके बीच में जो है वो जो कंट्राडिक्शन है वो एंटागोनिस्टिक है, मतलब वो इस तरह के डीप हैं कि उसको आप मिटा नहीं सकते हो। जबकि वर्कर और पीजेंट के बीच में जो है वो नॉन एंटागोनिस्टिक है, मतलब कि ठीक है डिसएग्रीमेंट है लेकिन वो थिन है। तो ये जस्ट दोनों रिवर्स जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है। यहाँ पे देखिए ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लगेगा क्योंकि सिमन डे वेवर जो है सेकंड सेक्स उन्होंने लिखा है ए का 4, और आप देखेंगे कि ए के 4 से ही आपने 50-50 गेम खेल लिया। यहाँ पे सुजर मिलन ओकिन का किसी से भी आप मैच कर सकते हैं। तो ये डी के 2 से आप देखिए तो डी के 2 से ही आपका ये मैच हो जाता है, और फिर आप इसको इनफैक्ट बेटी फ्रेडन की जो बुक है द फीमेल मिस्टिक, ये कई लोग कहते हैं कि ये इसके थ्रू जो है सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो है आती है, मतलब दिस इज द सिग्नेचर बुक ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म या सेकेंड वेव फेमिनिज्म। Statement 1 है, liberal feminists argue for laws that give women formal equality of opportunity and freedom from discrimination। तो liberal feminist मतलब ये फर्स्ट वेव कह लीजिए, यस ये तो सही है। और जो radical feminist वो सेकेंड वेव कहते हैं, the prevalence of violence against women is part and parcel of sex inequality। तो women के शरीर पे जो violence होता है, उनके साथ जो जिस तरीके से उनको एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है या पब्लिक वायलेंस झेलना पड़ता है, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं और पैट्रियार्की के चलते उनको जो वायलेंस झेलना पड़ता है, इन सब को रेडिकल फेमिनिस्ट उठाते हैं। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन रोनाल्ड डॉर्किंस आइडिया ऑफ राइट एज ट्रम्प। यहाँ पे थोड़ा ये डीप है क्योंकि आप आगे एक देखेंगे कि 21 में ये पूछते हैं कि राइट ऑफ ट्रम्प जो है किसने दिया है। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है जो 21 में आप देखेंगे वो एकदम फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये सेकंड लेवल क्वेश्चन हो जाता है जहां पे कि अब ये आपको पहले ही बता दिया है कि राइट एज ट्रम्प जो है रोनाल्ड डॉर्किन का फ्रेज है या कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर पूछ रहे हैं। लेकिन ये भी आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि रोनाल्ड डॉर्किन की आइडिया ऑफ राइट्स एज ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब क्या होता है, यदि आप कार्ड खेलते तो आपको पता है ट्रम्प कार्ड मतलब जो आपको जिता देता है। आपके पास तुरुप का पत्ता जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी जान भी बचाता है।
तो अधिकार जो हैं डेमोक्रेसी में खास करके आपकी जान बचा सकते हैं, लिटरली। फंडामेंटल राइट जो है हैबिया कॉर्पस रिट आप दायर कर सकते हैं तो आपकी जान बच सकती है। तो राइट जो है वो अल्टीमेट आपके पास तुरुप का पत्ता है। जब आपके सब फेल कर जाते हैं तो आपको कुछ राइट्स ऐसे मिले होते हैं समाज में स्टेट के अगेंस्ट जो आपको आपकी रक्षा करते हैं। इस टाइप की बात है जो यहाँ पे लिखी गई है। बेसिक राइट्स, जिसको फंडामेंटल राइट भी कह सकते हैं, ऑफ इंडिविजुअल टेक मोरल एंड लीगल प्रेसिडेंस ओवर अदर नॉर्म्स। जो भी सोशल नॉर्म हो, चाहे वो कॉमन गुड के लिए हो, सबके ऊपर जो है कुछ फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल का सुपरसीड करता है, वो एक तरह से सबके ऊपर रहता है और उसकी रक्षा करता है। यदि यहाँ देखेंगे नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी टेक प्रेसिडेंस ओवर बेसिक इंडिविजुअल राइट, तो ट्रम्प कैसे होगा? ये तो कॉमन सेंस है। इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी कैन ट्रम्प इंडिविजुअल राइट, ये दोनों एक ही बात कहता है और ये हो ही नहीं सकता है। जब इंडिविजुअल राइट जो है ट्रम्प करे किसी और कंसिडरेशन या नॉर्म पे, तभी तो राइट्स एज ट्रम्प होगा। तो ये कॉमन सेंस से आप इसको टिक कर सकते हैं। ओनली सी। स्टेटमेंट 1 है जेरेमी बेंथम द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये आपको खुद बता रहा है। रिडिकुल्ड नेचुरल राइट एज परनीसियस फिक्शन, उन्होंने बहुत तरीके से नेचुरल राइट को रिडिकुल किया था, डेराइड किया था, परनीसियस फिक्शन कहिए, नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट कहिए, लाइक दैट। स्टेटमेंट 2 है ह्यूमन राइट्स आर बिलीव टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ। तो ठीक है, आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स जो है नेचुरल राइट्स आते हैं, नेचुरल राइट जो है नेचुरल लॉ से आते हैं, नेचर के लॉ से। तो इसको आप सही मान सकते हैं, दोनों ही सही है, ये भी सही, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द कोर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। आप देख रहे हैं कि हर साल यूटिलिटेरियनिज्म पे पूछा जा रहा है। अभी जेरेमी बेंथम के बारे में पूछा गया और यहाँ पे भी उसी तरह से आप इसको टैकल कर सकते हैं जैसे वो क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी तो होगा ही, यूटिलिटेरियनिज्म है तो ए जरूर होना चाहिए। अब ए तो सब में है, कुछ फायदा हुआ नहीं। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यही तो प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म का, GHP प्रिंसिपल कहते हैं इसको। तो बी जरूर होना चाहिए, तो बी भी सब में है, कोई फायदा नहीं हुआ। तो लेसे फेयर जो है, लेसे फेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जो मूक दर्शक हो, जो सोशियो इकोनॉमिक, खासकर इकोनॉमिक मैटर में बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, बाजार को अपना काम करने दे, ऐसा कभी यूटिलिटेरियनिज्म नहीं मानता, क्योंकि वो स्टेट के इंटरवेंशन को अलाउ करता है जिससे ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ सके। इसलिए सी नहीं होना चाहिए। सी किस में नहीं है? केवल दो में सी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, ए बी डी। तो अब डी देख लीजिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अगेन ये दोनों तो एक ही बात कहता है, बी और डी। इसका मतलब है ओनली ए बी डी। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ब्रूट नॉलेज नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस से। Who among the following defined citizenship as full and equal membership in political community? ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है सिटीजनशिप का बाय TH मार्शल, जो लिबरल थिंकर इंग्लैंड के थे, और उन्होंने जो बुक लिखा था सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, उसमें वो सिटीजनशिप को एक तरह का एक स्टेटस मानते हैं जो आपको कुछ अधिकार देता है, और वो कहते हैं कि इवॉल्व हुआ है ये अधिकार हिस्टोरिकली। पहले जो है सिविल राइट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, और अब के कंटेम्प्रेरी टाइम में जब वो लिख रहे थे 1950s में, तो उनको सोशल राइट्स भी मिलने लगते हैं, लाइक सोशल जस्टिस हो या सोशल डिग्निटी हो एंड लाइक दैट। तो ये जो सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, इस तरीके से सिटीजनशिप की जो अधिकार हैं, जो आपके सिटीजन होने के जो स्टेटस हैं, उससे जो आपको राइट्स मिलते हैं, वो इवॉल्व हुआ है। तो 3 कंपोनेंट, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स बाय TH मार्शल। ये लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, वेरी फेमस। यहाँ पे आपको जो है विल कैमेलिका दिखते हैं, जो मल्टीकल्चरलिज्म के लिए जाने जाते हैं, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप जिन्होंने बुक लिखी है। आयरिस मैरियन यंग आपको दिखते हैं, जो डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म में, जो माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज जो तबका है, उनको डाइवर्स सोसाइटी में कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए जो नॉर्मली किसी को नहीं मिलते, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट। मतलब सिटीजन को सबको इक्वल स्टेटस देने के बजाय आपको जो मार्जिनलाइज या जो माइनॉरिटी ग्रुप है या दबे कुचले हैं, उनको कुछ स्पेशल राइट एज ए सिटीजन आपको देने होंगे। आयरिस मैरियन यंग। Who among the following advocate entitlement theory of justice? ये सब फर्स्ट लेवल क्वेश्चन है। Who, जैसे मान लीजिए who gave complex equality theory, or who gave equality of resources theory, who gave theory of justice,
और इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस लाइक दिस, ये सब बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको पता है इसका आंसर कि रॉबर्ट नॉजिक जो एक लिबर्टेरियन थिंकर थे, तो लिबर्टेरियन अकाउंट ऑफ जस्टिस है। यहाँ पे आपको इमैनुअल कांत दिखते हैं, एक वेरी फेमस इनलाइटनमेंट थिंकर, लिबरल थिंकर जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के लिए जाने जाते हैं। माइकल सैंडल दिखते हैं जो कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, लिबरल कम्युनिटेरियन। एंड माइकल वॉल्जर दिखते हैं जिन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, अगेन एक कम्युनिटेरियन थिंकर। आइडियोलॉजी किसने क्वाइन किया है, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है, मार्केट प्लेस ऑफ क्वेश्चंस में कह लीजिए। ये सब सभी जगह कहीं भी आप मॉक टेस्ट लेंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और ये इनका डेस्टुट डी ट्रेसी इस टाइप का कुछ नेम है, दी ट्रेसी से भी आप इनको जान सकते हैं। यहाँ पे जो आपको कार्ल मार्क्स, फुकुयामा और डेनियल बेल दिखते हैं, डेनियल बेल के को एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस के लिए जाना जाता है, फुकुयामा को एंड ऑफ हिस्ट्री थेसिस जो कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस से ही मिलता जुलता है। कार्ल मार्क्स को कौन नहीं जानता। जो मैं बार बार कहा था कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, मैंने 2-3 बार कहा, तो आपको अभी तक तो वैसे ही पता लग गया होगा कि ये जो है माइकल वॉल्जर, वन ऑफ द कम्युनिटेरियन थिंकर, ने ये दिया था। वो क्या कहते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। बेसिकली कम्युनिटेरियन कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी मतलब ये है कि समाज में डिफरेंट जो डोमेन है, जिसमें जो प्राइमरी सोशल गुड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग रूल से हो सकता है। डोमेन मान लो एजुकेशन का डोमेन है जो इकोनॉमी के डोमेन से अलग है, किनशिप का डोमेन अलग है, इस टाइप के रिलीजन का डोमेन अलग है, और हर डोमेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन के रूल हैं अलग हो सकते हैं। और मान लो एक डोमेन में कोई यदि ऊपर है तो वो दूसरे डोमेन में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये नहीं कि कोई यदि बहुत रिच है इकोनॉमिक डोमेन में, उसको ज़्यादा कुछ मिल गया तो वो एजुकेशन के डोमेन को भी डोमिनेट करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टाइप की बातें वो कहते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स वे में हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये नहीं कि समाज में सब बराबर है, हर डोमेन में जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रूल से हो सकता है। माइकल वॉल्जर, वन ऑफ द कम्युनिटेरियन थिंकर। रोनाल्ड डॉर्किन फिर से देखते हैं जो राइट एज ट्रम्प, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, लक इगैलिटेरियनिज्म के लिए जाने जाते हैं। डेविड मिलर के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें दिया है, पढ़ लीजिएगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ नेशनलिज्म, जस्टिस, मल्टीकल्चरलिज्म, कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड ग्लोबल जस्टिस। उनके कुछ बुक को भी देख लीजिए। जॉन डॉल को कौन नहीं जानता। Who among the following defined politics as the authoritative allocation of value? जब आपने पॉलिटिक्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो ये जरूर आपने पढ़ा होगा, और ये डेविड ईस्टन का है। सेम डेविड ईस्टन जो सिस्टम थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हैरोल्ड लैसवेल हैं जो कि पॉलिसी साइंस के फादर माने जाते हैं, जिन्होंने लिखा था कि हु गेट्स व्हाट, पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। एंड यहाँ यान बेल है, इन सबको पढ़ लीजिएगा। कई बार मुझे ये फील होता है कि मैं पूरे ऑप्शन को मैं फिर भी नहीं बता पाता क्योंकि इट विल टेक मच टाइम, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग इंटरनेट पे। तो यहाँ पे आप देखिए 12 क्वेश्चन जो है आपको दिखते हैं, और 12 क्वेश्चन का यदि आप लेवल देखेंगे तो कैसा दिखता है, मॉडरेट इन कंपैरिजन टू 2023 इजियर। और अब इससे भी इजी आपको जो है मिलेगा 2021 में। इसका क्या मतलब है कि आप लेवल को बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन क्या, मैं फिर से कह रहा हूं, 24 की लेवल और ज्यादा होगी? नहीं, मेरा ऐसा हंच है कि इट विल कम बैक टू दिस लेवल जो अभी मैं एनालाइज किया 2022 का, वैसा लेवल आपको देखने के ज्यादा चांसेस। नाउ कम टू 2021। Which ideology is associated with the concept of absence of government? तो absence of government क्या है कि state is a necessary evil, anarchism, very basic question। एनार्किज्म क्या है और जो फेमस एनार्किस्ट हैं इन सब का मैंने दिया है, पढ़ लीजिए। आन टिकनर जो है, जैसी आन टिकनर का जिक्र आएगा आपको पता है कि उन्होंने रिफॉर्मुलेट किया था 6 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल रियलिज्म बाय मॉर्गनथाउ। इसके अलावा उन्होंने जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स और कई किताबें लिखी हैं। सो वो इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिस्ट थॉट के लिए जानी जाती है। राइट एज ट्रम्प इज लिंक्ड विथ, आप देख सकते हैं कि ये कैसे फर्स्ट लेवल क्वेश्चन कैसा होता है और सेकंड लेवल क्वेश्चन का क्या मायने होता है। यहीं पे आपको अभी जस्ट आपने देखा कि डॉर्किन ने जो राइट एज ट्रम्प दिया है उसका क्या मायने है, ये आपको पूछा जा रहा है, जो कि सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, मतलब डीपर क्वेश्चन। और यहाँ पूछा जा रहा है राइट एज ट्रम्प का थेसिस किसने दिया है, तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। रोनाल्ड डॉर्किन। लक इगैलिटेरियन। Who compared the liberty of moderns with that of the NCT? ये आउट ऑफ सिलेबस इस टाइप की देनी नहीं चाहिए क्योंकि यूजी में पढ़ाई नहीं होती है, पीजी में होती है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने ये कहा था कि जो एंशियंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है वो कम्युनिटेरियन था या पब्लिक था,
मतलब वहाँ पे जो फ्रीडम का मतलब क्या था कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का शासन नहीं है, कोई दूसरे देश हमको रूल नहीं करता है, अपना हमारा रूल है। अपना रूल का मतलब ये नहीं कोई डेमोक्रेसी हो, लेकिन हाँ मतलब हम सिटीजन हैं, कोई हमारे फॉरेन का राजा आकर के हम पर जो है दूसरा राजा सब्जुगेट नहीं करता है। तो उस टाइप की बात जो है वो पब्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम था। मतलब हम फ्री हैं यदि हम एक कम्युनिटी मिलकर अपने तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं, कोई ऊपर से हमें सब्जुगेट नहीं करता है। ये एंशियंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम था। जैसे मान लीजिए हिंदू जो रह रहे थे वो ये कह सकते हैं कि हम परतंत्र हो गए जब मुस्लिम यहाँ आए और फिर अंग्रेज आए तो हमें फ्रीडम नहीं थी, इस टाइप की बात। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का है वो बेंजामिन कॉन्स्टेंट कहते हैं कि बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है। यहाँ पे ये है कि भाई हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब कोई दूसरा आदमी हमको ना हस्तक्षेप करे, हम जो करना चाहे वो करने दे। सिंपली ये इंडिविजुअलिस्टिक और ये स्वार्थी है, जिसको पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म कहा था सीबी मैकफर्सन ने। तो जो मॉडर्न लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअलिस्ट हो जाता है, और जो एंशियंट कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक कम्युनिटेरियन होता है। इस टाइप की बातें वो करते हैं। मतलब लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जैसे जैसे बदला है, हमारा जीवन भी कितना ज्यादा जो है सामाजिक से व्यक्तिवादी हो गया है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए लिबर्टेरियन थिंकर? ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें से माइकल वॉल्जर, चार्ल्स टेलर और माइकल सेंडल, ये तीनों जो हैं आपको कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। तो केवल एक ही बच जाता है, रॉबर्ट नॉजिक। और यदि इनके साथ में दो को याद कर लीजिए, फ्रेडरिक हैक एंड मिल्टन फ्रेडमैन। तो तीन जो है वेरी फेमस लिबर्टेरियन थिंकर। लिबर्टेरियन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, वो क्लासिकल लिबरलिज्म को नए काल में एक तरह से रिवाइव करता है, जो बहुत ज़्यादा व्यक्तिवादी है और स्टेट को बिल्कुल नाइट वॉचमैन या मिनिमलिस्ट स्टेट रखना चाहता है, जिसके लिए कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी, वो सब कुछ है। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। चार्ल्स टेलर अगेन आ जाते हैं, जो एक कम्युनिटेरियन थिंकर। उन्होंने बहुत चीज़ों पे लिखा है, लेकिन एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थीसिस दिया, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। उन्होंने एक बुक लिखा था, मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, जिसमें वो ये कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म ये डिमांड करता है कि आप दूसरे कल्चर, यदि आप खास करके मेजोरिटी कल्चर के मेंबर हैं, तो दूसरे जो माइनॉरिटी कल्चर हैं या अदर कल्चर हैं, उनको केवल आप टॉलरेट ना करें, सहे नहीं, बल्कि उनके प्रति एक ऐसी अच्छी भावना रखें जैसे कि उनको आप इज्जत दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है उस कम्युनिटी के मेंबर के लिए, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कॉमन पूल में, कॉमन गुड के लिए, देश के विकास के लिए। ये उनका कहना है, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। Who among the following thinker is known for capability approach? ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, हम लोग सब जानते हैं अपने प्रोफेसर अमर्त्य सेन, लेकिन उनके साथ में मार्था नॉसबॉम, जो एक कॉस्मोपॉलिटन थिंकर हैं, उन्होंने भी यही दिया है। इसमें बेसिकली डॉक्टर प्रोफेसर सेन ये कहते हैं कि गरीब गरीब क्यों है, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी मतलब कि गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन एंड एक्सेस जो होती है समाज में जीने के लिए, आपको मार्केट की एक्सेस, इंटरनेट की एक्सेस या किसी भी तरह के एक्सेस, यदि आप वो देते हैं, सोशल रिकॉग्निशन, तो फिर वो आदमी कभी भी गरीब नहीं रहेगा। मतलब आप कैपेबिलिटी बढ़ाइए इंडिविजुअल की, ना कि उसको कुछ पैसे दे करके सोचिए गरीबी मिट जाएगी। अमृत सिंह। यहाँ पे अभिजीत बनर्जी नोबेल लॉरेट दिखते हैं। थॉमस फ्राइडमैन, अभी आपने देखा, लिबर्टेरियन थिंकर। जगदीश भगवती ने भी काफी ग्लोबलाइजेशन पे बुक लिखा है। द स्लोगन द पर्सनल इज पॉलिटिकल इज कंसर्न विद, आपको पता है ये फेमिनिज्म के साथ कंसर्न है। तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये है क्या, और कैरोल हैनिस ने इसको दिया है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। मैं अभी एक्सप्लेन एक लाइन में कर देता हूँ। पर्सनल इज पॉलिटिकल का मतलब ये है कि एक ग्लास वॉल टाइप की फेमिनिस्ट कहती हैं, लिबरल थॉट में क्रिएट किया गया एरिस्टोटल के टाइम से, कि ये प्राइवेट है, जो घर, शादी और फैमिली ये सब होती है, और ये जो है पब्लिक है, जिसमें कि पॉलिटी आती है, लॉ आता है, नॉल। और कहा गया कि वुमेन का स्थान यहाँ पे है और यहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। ये जो ग्लास वॉल क्रिएट किया गया, उनका कहना था कि जो पब्लिक रियल में जैसे पॉलिटिक्स होती है, वो पर्सनल रियल से बिल्कुल अलग है। लेकिन उसको ये काटती है, उस ग्लास वॉल को तोड़ती है, ढाती है। ये कहती हैं कि पर्सनल कुछ भी नहीं है। जो यदि पॉलिटिक्स जो है इंटरेस्ट और पावर का गेम है, पावर जिसके पास होता है वो अपना इंटरेस्ट प्रिवेल करता है, तो फैमिली में, मैरिज में, हर जगह पॉलिटिक्स है। मेल जो है उसके पास पावर है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रिवेल करता है मैरिज, फैमिली, किनशिप एंड पर्सनल रिलेशनशिप में। इसलिए पर्सनल जो है निहायत पॉलिटिकल डोमेन है, वहां पे पॉलिटिक्स चल रहा होता है, और जो पॉलिटिकल डोमेन में होता है उसका असर भी जो है
पर्सनल डोमेन पे पड़ता है। जब आप मैरिज एक्ट बनाते हैं, पर्सनल लॉ बनाते हैं, उसका पूरा जो कोड बनाते हैं, सिविल कोड, सबका असर जो है फैमिली, मैरिज, इनहेरिटेंस पे पड़ता है। इसलिए पर्सनल इज पॉलिटिकल। रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लेवर जो एक प्लूरलिस्ट थिंकर है, मतलब उनका ये मानना है कि जो डिफरेंट ग्रुप एंड कम्युनिटी हैं उसमें पावर या सॉवरेंटी जो है बिखरी रहती है, और स्टेट जो है सोल ऑथोरिटी सॉवरेंटी को होल्ड करने का नहीं है। इस टाइप की जो थॉट वो देते हैं। मॉडर्न स्टेट नाम की बुक लिखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी बुक उन्होंने लिखी है। लेवाइथन हम लोग सबको पता है कि थॉमस हॉब्स ने लिखा है। मॉडर्न प्रिंस जो है वो ग्राम्स्ची, जो कि इटालियन मार्क्सिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर कहलाते हैं, उन्होंने लिखा था। और होमो सैसर जो है एक बहुत ही मॉडर्न बुक है अभी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया एगाम्बेन, मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो है होमोसेसर सीरीज ही लिखा है, होमोसेसर सीरीज 1, 2। और इसमें वे सॉवरेंटी, सॉवरेन पावर जो स्टेट का, और कैसे जो है ये सॉवरेंटी एक तरह का आतंक बन जाता है मार्जिनलाइज्ड या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, जो बेयर लाइफ जीते हैं। मतलब वो एक बहुत ही खतरनाक लाइफ जीते हैं, जो कि स्टेट के नज़र में कीड़े मकोड़े जैसे, जिनको कुचला जा सकता है। और उनके साथ में कैसी बर्बरता होती है, कैसे वो गायब कर दिए जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। मतलब उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। बेयर लाइफ जो है, कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि मार भी दो तो उसका कोई, किसी को कोई सजा होने वाला नहीं है। मतलब कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है जैसे स्टेट के लिए। और सॉवरेंटी जो है इस तरह से जो है मैनिफेस्ट होती है कई स्टेट में। इस तरह की एक बहुत ही क्रिटिकल थॉट है स्टेट की सॉवरेंटी, उसके लिमिट, और उसके चलते जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो उन पर क्या असर पड़ता है। होमो सैसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिटेरियन थिंकर? तो ये तो एकदम घिसा पिटा है, इसको याद कर लीजिए। माइकल सेंडल, माइकल वॉल्जर, चार्ल्स टेलर, एनालिस्टेडर मैकलेंटेयर यहाँ पे हैं। और यहाँ रॉबर्ट नॉजिक दिखते हैं, वो तो डेफिनेटली जो है लिबर्टेरियन थिंकर हैं, तो वो नहीं है। ग्लोबल जस्टिस इज वाइटल फॉर, ये सब तो सब फर्स्ट लेवल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। थॉमस पॉग जो हैं ग्लोबल जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। थॉमस पिकेटी जो है, ही इज नोन फॉर हिज बुक, बहुत सारे बुक लिखे हैं, लेकिन उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी है। समीर अमीन जो है वो एक तरह के आप नियो मार्क्सिस्ट कह सकते हैं, और डिपेंडेंसी थ्योरी के भी थिंकर हैं, जिन्होंने कि यूरोसेंट्रिज्म नाम की बुक लिखी थी, क्वाइन भी किया था ये वर्ड, और अनइक्वल एक्सचेंज के लिए वर्ल्ड ट्रेड में जाने जाते हैं। जॉन रॉल को कौन नहीं जानता। थॉमस पॉग के अलावा यदि हम देखें कि ग्लोबल जस्टिस से कौन जुड़े हैं, तो जॉन रॉल, चार्ल्स बेज, अमृत सेन, मार्था नॉसबॉम, डेविड हेल्ड, जॉर्ज एगम्बेन, अभी आपने देखा होमोसेसर, वो ये सब जो है ग्लोबल जस्टिस के थॉट से जुड़े हुए हैं। Who makes the distinction between negative and positive liberty? See that level 1 क्वेश्चन कितना आसान हो सकता है। We all know इसया बर्लिन। यहाँ क्विंटन स्किनर है, मैंने लिखा है, ये कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट, एक पर्टिकुलर तरीके से टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन करने को जो कॉन्टेक्सचुअल कहते हैं। और इसके अलावा जो रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ लिबर्टी है उसके लिए फिलिप पेटिट तो बिल्कुल ही रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। Who among the following thinker is a defender of the access to advantage principle? Access to advantage है क्या? मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी एडवांटेज सोसाइटी में है, मान लीजिए आपको स्टेट का कुछ मिलता है, बेसिक इनकम स्कीम, या स्टेट से कुछ आपको कोई लाभ मिलता है, या सोसाइटी में आपको कोई किसी तरह की प्रिविलेज मिलती है, तो एडवांटेज है। वो एडवांटेज कुछ ही तबके के लोगों को मिल पाता है, कुछ ही लोग कॉर्नर कर लेते हैं, और बाकी लोग बेचारे तड़पते रह जाते हैं, उनको कोई एडवांटेज तो क्या, कोई कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसकी बात जो है एक मार्क्सिस्ट जैसे थिंकर जो हैं जेराल्ड कोहेन करते हैं, कि ये इगैलिटेरियन पे चोट करते हुए कहते हैं कि जितने लिबरल इगैलिटेरियन हैं वो सब जो है बड़े रिच और फेमस व्यक्ति हैं। तो यदि आप इगैलिटेरियन हो तो रिच कैसे हो? ये क्वेश्चन ये करते हैं, इफ यू आर इन इगैलिटेरियन हाउ कम यू आर सो रिच। और इस एस्से में वो एक्सेस टू एडवांटेज की बात कहते हैं। उनका कहना ये है कि यदि इंडिविजुअल को कोई एडवांटेज मिलता है और बेनिफिट मिलता है सोसाइटी में, तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कोई किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको एडवांटेज मिले और बाकी को ना मिले। ये इगैलिटेरियनिज्म नहीं है, जेराल्ड कोहेन। यहाँ पे आपको डॉर्किन दिखते हैं, नॉजिक दिखते हैं लिबर्टेरियन, और हैग दिखते हैं लिबर्टेरियन। रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस इज कंसेप्चुअलाइज बाय, तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन ना ये आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं, जो मास्टर्स में इनको नहीं पूछना चाहिए, शायद ये ट्यून कर रहे होंगे। रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, ISA,
वर्सेस, एंड कर लीजिए वर्सेस नहीं, RSA। ये जो थेसिस है ये लुई अल्थुजर का है, जो कि एक स्ट्रक्चरलिस्ट माने जाते हैं एक मार्क्सिस्ट थॉट में। मतलब वो स्टेट को देखते हैं एक ऐसे मशीन के रूप में या एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर के रूप में जो कैपिटलिस्ट जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको बनाता है, लगातार उसको नए ढंग से जो है उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है हर समय में और उसको मेंटेन रखता है। इस तरह की जो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है, आप सोशल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जो कैपिटलिज्म, वर्कर, और वर्कर ये समझे कि हमारे लिए ही भला है, और उसका जो रिलेशन कैपिटलिस्ट होता है, दिस ऑल आर द सोशल स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में स्टेट के पास में दो हथियार हैं, एक है आइडियोलॉजिकल, दूसरा है पुलिस, आर्मी और बल, जिसको आप रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस कह सकते हैं। लुई अल्थुजर का कहना है कि प्राइमरली स्टेट अपने आइडियोलॉजी से, बुक लिख करके, मीडिया से, ओपिनियन, पब्लिक डिस्कोर्स को कंट्रोल करके जो है वो सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, जिससे कि कोई उथल पुथल ना हो। मतलब कि ये लगे कि कैपिटलिज्म सबसे अच्छी व्यवस्था है, और वर्कर को भी लगे कि एक कैपिटलिस्ट समाज में रहना उसके भलाई के लिए है, लाइक दैट। लेकिन यदि कोई डेविएंट हो जाए उस आइडियोलॉजी से, ना माने आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस से, तो फिर आती है पुलिस और आर्मी एंड कोर्ट कचहरी, जो कि उसको पकड़ के जेल में डाल दे और फिर उसको मतलब ये फील कराए कि भाई तुम डेविएंट हो रहे हो, तुम्हारे आइडियोलॉजी से नहीं मान रहे हो। वो सेकेंड लेवल का जो है कंट्रोल है। अदरवाइज सब जो है फॉल इन लाइन, पहले ही मान लो। स्टेट कहता है कि जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको कॉमन सेंसिकल अच्छा खुद मान लो। आपको ये सुन के जो है ग्रामस्ची का हेजमनी कॉन्सेप्ट भी याद आता होगा। लगभग दोनों की एक ही तरह की बातें हैं कि आइडियोलॉजी से हेजमनी क्रिएट की जाती है, डोमिनेंस क्रिएट की जाती है कैपिटलिस्ट समाज में, ना कि डंडे के जोर पे। डंडा पीछे ही रहता है। तो ये बातें जो हैं लुई अल्थुजर कहते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और ये भी जानना आपके लिए अच्छा रहेगा कि स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट लुई अल्थुजर या निकोलस पोलंजा जैसे लोगों ने दिया है, और मार्क्स जो है उसके उल्टे एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट देते हैं, कैपिटलिस्ट स्टेट, जो कि जो मिलीबैंड हैं वो उसको फॉलो करते हैं। इसलिए निकोलस पोलंजा और राल्फ मिलीबैंड के बीच में एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कशन होता है नेचर ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट पे, जिसमें कि पोलंजा जो है व्यू लेते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट नेचर ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट, और मिलीबैंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, जो मार्क्स ने कहा था कि ये इतना बड़ा कोई काम स्टेट नहीं करता कि वो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को क्रिएट और मेंटेन और करता है। बेसिकली वो बहुत सिंपल काम करता है कि जो होल बॉर्जोजिस क्लास है, इंटायर बॉर्जोजिस क्लास, उसके लिए काम करता हुआ नजर आता है। उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, फर्दर करता है, बचाता है। उसके लिए इंटरेस्ट जो है एक स्टेट जो है क्लास स्टेट नजर आता है, कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। सो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए स्टेट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन। यहां पे देखिए 14 क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या जो है घटते जा रही है, और क्वेश्चन लेवल का जो है वो टफ होता जा रहा है। 21 में आपने देखा कि आप 80% हिट कर सकते थे, 22 में हो सकता है आप 70% हिट करते, और 23 में डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा भी पढ़ के जाएगा तो 50% ही उसको पता होगा, बाकी कॉमन सेंस से आप 70% तक पहुंच सकते हैं। तो इससे जो है डियर स्टूडेंट क्या लेसन मिलता है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, स्टैंडर्ड वे में जो है वो समझना है, जो भी पॉलिटिकल थ्योरी के सिलेबस हैं। जो यहाँ पे एक सिलेबस में बहुत कमी है इसमें कि इन्होंने ये सब नहीं लिखा है कि आप जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, लिबरलिज्म, फासिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और कम्युनिटेरियनिज्म को समझें। उन्होंने केवल जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, और पूछते ये सब है। तो यहाँ पे छिपा हुआ आपको PYQ से समझना पड़ेगा कि आपको बेसिक भी जो है, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उनको भी पढ़ना होगा, और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, राइट्स, इन सब को भी पढ़ना होगा, उसको छोड़ना नहीं होगा। इसलिए जो मैं MCQ बनाता हूं उसमें इन दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से मेरा बताना कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि यदि आप CUET PG24 दे रहे हैं तो 20 डेज में कुछ भी हो सकता है। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग बैच ज्वाइन करें। अब वो कन्वर्ट हो चुका है
फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज में, जिसमें कि आपको बोनस टाइप के जितने मैंने पेपर अभी तक कराए हैं थीम वाइज, वो आपको जस्ट पीडीएफ मिल जाते हैं एज ए बोनस। अदरवाइज ये 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर है जिसपे कि 3 उस पे जो है क्लासेस में उसको डिस्कस किए जाएंगे एंड टिप्स, ट्रिक एंड लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बताई जाएगी। और यदि आप नेट जेआरएफ या सेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी या किसी भी इस तरह के एग्जाम को जॉब ओरिएंटेड दे रहे हैं तो आपके लिए मौका है नेट जेआरएफ बैच ज्वाइन करने का, जो फरवरी में ही शुरू हुआ है। और इसके लिए मेल आईडी जो है paulsciencehelp@paulsciencehelp.in है, जो कि डिफरेंट है, और इसके लिए सीयूईटी पीजी के लिए डिफरेंट है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको डिले होगी रिप्लाई मिलने में। और इस तरीके से आप मुझसे रीच कर सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करता हूं आपके सवाल का जवाब देने का। मिलेंगे बहुत जल्द इस सीरीज में भी और किसी दूसरे वीडियो में भी। तब तक के लिए विदा।